नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वहीं उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को करहल से अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के ऐलान के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का 5 साल पुराना लेटर वायरल हो रहा है। अनुजेश यादव को बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने 25 मार्च 2019 को अपने बहनोई अनुजेश यादव को लेकर यह पत्र सूचना जारी किया था। आज एक बार फिर अनुजेश को करहल से मुलायम परिवार के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये पत्र वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में कहा गया है कि मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि अनुजेश प्रताप सिंह निवासी भारोल जनपद फिरोजाबाद को बीजेपी में शामिल किया गया है। मीडिया ने उन्हें मेरे बहनोई के रूप में प्रस्तुत कर सुर्खियां बनाई हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा के किसी भी नेता से मेरा कभी भी कोई संबंध नहीं हो सकता। अतः अनुजेश प्रताप सिंह से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद हैं। वह अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एडीएम कानून व्यवस्था सुरजीत सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका खून से लथपथ शव कमरे में पाया गया। कोतवाली नगर के सुरसरी कॉलोनी सिविल लाइन स्थित आवास पर उनका शव मिला है। फिलहाल मौत के कारणों का अभी तक सही ढंग से पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर मंडल आयुक्त, डीएम और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी पहुंचे। मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम भी मौजूद है। मौत की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस की तरफ से अभी मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि कमरे में चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ है। घटना बहुत ही दर्दनाक है और दिल को दहलाने वाली ये है और इस पर और कुछ कहने का कुछ मन नहीं है, दिल नहीं है। बहुत अच्छे अधिकारी थे हमारे, बहुत अच्छे थे। जनता में बहुत अच्छी छवि थी, बहुत अच्छी और बड़ी सेवा इन्होंने किया है। इनके निधन की सूचना पाते ही मैं यहाँ आया हूँ, देखा हूँ। ये दुखद घटना है, दर्दनाक है और इसके आगे कुछ कहने का हिम्मत नहीं। अरे छोड़िए, ये विषय नहीं है। ये तय समझो, ये पूरी तरह से दुखद है, दर्दनाक है और अच्छे हमारे अधिकारी थे, बहुत अच्छे थे। पब्लिक में उनकी बहुत अच्छी छवि थी, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कुछ नहीं। बहुत बेदाग चेहरा उनका था, जहां तक हम जानते हैं। और अब उनकी डेथ हो गई है, कमरे में बारी पड़ी है। इन स्थितियों में कैसे हुआ है, बीमारी थी, क्या था? ज्यादा कुछ तो बातचीत नहीं हो पाई बीमारी के बारे में, लेकिन शुगर थी उनको, पहले से ही शुगर की प्रॉब्लम थी। और कल रात बात हुई तो ठीक लग रहे थे। उससे पहले हमारी बुआ भी यहाँ आई थी दर्शन करने, तो उनके साथ भी थे, तो ठीक बातचीत होती रहती थी। तो उसमें कुछ अभी बताया नहीं, अंदाजा नहीं लगा कि बीमारी भी है या कुछ शुगर ज्यादा है। मालूम पड़ रहा है कि दवाई कई दिनों से नहीं खाई शुगर की, तो मे बी उसकी वजह से। बीटेक की है सर, सारा यूनिवर्सिटी चेन्नई से, फरुखाबाद, कानपुर। मैं बिजनेस करता हूँ। बिटिया की वो वाइफ है। हाँ, बहन भी है। बहन की शादी हो गई है, कलकत्ता में रहती है। कैसे आपको पता लगा? सुबह मेड आई, गेट खटखटाया तो उसने, गेट अब नहीं खुला होता, उसे रोज खुल जाता है, तो उसने फोन करके फिर बताया, जानकारी दी इसके बारे में। सपा ने जब लिस्ट जारी की तब बीजेपी ने परिवारवाद का मुद्दा खूब बनाया था, लेकिन जिस काम के लिए बीजेपी सपा को टोक रही थी उस काम को करने से खुद को नहीं रोक पाई।
उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कुल 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस लिस्ट में भी बीजेपी ने डंके की चोट पर परिवारवाद किया हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, ना गांठ ना बंधन। जी, फिर भी गठबंधन की बात कही जा रही है। बात भले ही गठबंधन की अखिलेश यादव ने कही हो, लेकिन गजब है ना, इस गठबंधन में सपा पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल होने वाला है। जी, हाथ चुनाव नहीं लड़ेगा, सिर्फ साइकिल ही चलेगी। कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने दावा किया है, कांग्रेस ने यूपी में त्याग किया है भाजपा को हराने के लिए। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए ये त्याग याद किया जाएगा। खैर, अब ये त्याग है या फिर इस त्याग के सहारे महाराष्ट्र में चुनावी आग को सीटों की रोटी में सेकने की कोशिश देखना वाकई में दिलचस्प है। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, कांग्रेस के नेता। कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश का भाईचारा और मोहब्बत खतरे में है, तो उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव कोई मायने नहीं रखते हैं। हमारे नेता और नेतृत्व का मंशा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और लोकतंत्र को बचाना है। आखिर क्या है माजरा? क्या अखिलेश की चाल में फंस गई कांग्रेस या फिर यूपी में त्याग का बहाना है? महाराष्ट्र पर कांग्रेस का असली निशाना है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 12 सीटों की डिमांड की थी। 4 सीटों पर कैंडिडेट भी उतार दिए। सपा ने यूपी में कांग्रेस के लिए 2 सीट गाजियाबाद और खैर की छोड़ी थी, लेकिन अब इन दोनों सीटों पर भी सपा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या सपा और कांग्रेस में सिर्फ नाम की यारी है? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। खैर, ये तो बात रही कांग्रेस और सपा की। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी सपा पर परिवारवाद का आरोप चस्पा करती है, लेकिन अब ये दाग बीजेपी पर भी लगता हुआ दिखता है। बीजेपी की जारी लिस्ट पर अगर गौर फरमाएं तो परिवारवाद डंके की चोट पर है। पहले इस लिस्ट को देखिए। बीजेपी ने आखिरकार जो अपनी लिस्ट जारी की उसमें कुदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अंजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मांझवा से सुचि समेता मौर्य। दरअसल फूलपुर प्रत्याशी दीपक पटेल पूर्व सांसद केसरी पटेल के बेटे हैं। वहीं खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर पूर्व सांसद राजवीर दिलेर के पुत्र हैं। दरअसल टिकट कटने के बाद राजवीर को हार्ट अटैक आया था। अब ऐसे में परिवारवाद का सिक्का काम आएगा, देखना दिलचस्प होगा। यानी उपचुनाव का रण अब सज चुका है, रणबांकुरे भी तैयार हैं। अब घमासान की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में नियुक्ति पाने वाले युवाओं से कहा कि अपनी अपनी ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाए। आज पारदर्शी तरीके से नियुक्ति पा रहे युवाओं से एक अपेक्षा है कि ग्राम पंचायत अधिकारी भी जिम्मेदारी बड़ी होती है। गांधी जी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की इकाई ग्राम पंचायत ही है। सुनिए। ने स्मार्ट सिटी की बात की है। आज प्रदेश के अंदर 17 सिटी हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या हमारा ग्राम पंचायत भी स्मार्ट बन सकता है? एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए आप में, और उसके लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था हो, कूड़ा निस्तारण की प्रॉपर व्यवस्था हो, जन सहभागिता हो इन कार्यों में, गांव की नाली साफ सुथरी हो, कहीं बदबू न हो, गांव में कहीं भी गंदगी न हो, गांव में स्ट्रीट लाइट जलाने की व्यवस्था हो और उसको हम पावर कारपोरेशन के साथ बातचीत करके महत्वपूर्ण स्थानों पर अगर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी कैमरा हम दे सकें, सुरक्षा का भी वातावरण होगा, लेकिन साथ साथ गांव में लाइट भी रात्रि के समय जलेगी। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि लाइट समय पे ऑन हो सके, समय पे ऑफ हो सके।
या तो हम सेंसर लगाएं, सेंसर नहीं लगा सकते हैं तो ग्राम पंचायत के किसी एक कर्मचारी की ड्यूटी लगा दें कि भाई देखो सूर्य अस्त के बाद ऑन होना चाहिए, जब थोड़ी बहुत अंधेरा होने लग जाए और सूर्य उदय के पहले जैसे उजाला होता है ये लाइट बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक वेस्ट ना हो। इसके लिए अगर हम ये कर दें, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा सकते हैं गांव में, ज्यादा भी नहीं लगेगा, बहुत स्लो, उस पर कोई मैसेज करना हो, कोई भजन बजाना हो, कोई अन्य गांव के अंदर कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम को आगे बढ़ाना हो, एक माहौल, एक कम्युनिटी सिस्टम को गांव में विकसित करना, आम जन की सहभागिता को आगे बढ़ाना, अगर ये सभी कार्य एक साथ मिलकर के आप ग्राम पंचायत में आगे बढ़ा सकेंगे तो गांव अपने आप ही स्मार्ट बनने की ओर अग्रसर होगा, आत्मनिर्भर भी होगा, स्मार्ट भी होगा। और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त। ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने एक टारगेट भी देश के लोगों के सामने प्रस्तुत किया है कि देश जब 2047 में अपने आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब कैसा भारत हमें चाहिए, तब कैसा भारत हमें चाहिए? एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत। और आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए जो न्यू आज आप रखेंगे, इसी न्यू पर उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत की आधारशिला बनने वाली है। याद रखना, उसकी आधारशिला हमारी ग्राम पंचायतें बने। इसके लिए बहुत सारा कार्य पंचायती राज विभाग ने पहले से ही संपन्न किया हुआ है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जो 29 प्रकार के कार्यों को करने के लिए डेलीगेट किए गए हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गुरुवार को वन विभाग में चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम योगी के साथ समाज कल्याण के मंत्री और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपलोड करने के बाद ही अपनी निधि को खर्च कर पाती है। आज प्रदेश की साफ सफाई और स्वच्छता पर देश भर की नजर है। ऐसे में पंचायतें कूड़ा कलेक्शन, पृथकीकरण इकाई या तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य करके दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण बन रही है। इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों की आगामी वार्षिक कार्य योजना को 28 फरवरी 2025 तक तैयार कर लें, परंतु उससे पहले क्षेत्र की आवश्यकताओं को देख लें। थीमेटिक कार्यों को लें, जैसे आजीविका, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, आय सृजन, वैकल्पिक ऊर्जा, ठोस व तरल पदार्थों का प्रबंधन, जल संरक्षण के लिए चेक डैम, अमृत सरोवर कार्यालयों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक लगाएं। ऐसे नवीन कार्य करें जो आपकी पंचायत को नई पहचान दे सके। कार्य योजनाओं में अधिक से अधिक काम, कम लागत एवं बिना लागत की गतिविधियों व क्षेत्रीय लाभ के प्रोजेक्ट सम्मिलित कर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ही ध्यान दें।
साथियों, अगर वार्षिक कार्य योजनाएं भली भांति तैयार होंगी तो ग्रामीण क्षेत्र को समग्र विकास की ओर ले जाएंगे। संविधान की यह मंशा पंचायतों की कार्य योजनाओं में अभी परिलक्षित नहीं हो रही हैं और यह पंचायतों का दायित्व नहीं, पंचायतों में कार्यरत विभिन्न विभागों का दायित्व होना चाहिए कि अपने विभाग से संबंधित कार्यों से ग्राम सभा को अवगत कराएं तथा अपनी कार्य योजना को जीपीडीपी का भाग बनाने में पंचायत की सहायता करें। पंचायतों के माध्यम से समग्र विकास का सपना देखा जा रहा है, तो इस सपने को पाने के लिए सभी को मिलकर ठोस प्रयास करने होंगे। साथियों, आप सभी का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है। कोई शक? यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य सोनभद्र पहुंचे, जहां उन्होंने यूपी उपचुनाव को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस की सच्चाई जनता जान चुकी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भ्रमित किया था। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव कांग्रेस अकेले लड़े, चाहे कांग्रेस के साथ मिल करके लड़े, झूठ की दीवार ढह चुकी है, जनता सच्चाई जान चुकी है। लोकसभा के चुनाव में जो भ्रमित करने का काम किए थे उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। इसलिए अब जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा का कमल खिलेगा, भाजपा गठबंधन जीतेगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में जहां भी समस्याएं हैं, विशेष सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है और दुर्घटनाएं कम से कम हो, लोग वाहनों को सावधानी से चलावें और जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से संचालित किया जाए। इस पे कोई विचार विमर्श नहीं है। एनडीए नेता गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले। दरअसल भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि पीएसी की बैठक में अपनाई गई प्रक्रिया को लेकर हमारे मन में गंभीर शंकाएं थीं। पीएसी के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल का आज का आचरण, जिस तरह से उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया और चले गए, वह असंसदीय और अराजनीतिक से प्रेरित था। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आरोप है। केसी वेणुगोपाल: सामान्यतः हम पार्लियामेंट्री कमिटीज, पीएसी या स्टैंडिंग कमेटी की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएससी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और सारी बातें कह भी दी। आज हम लोग बहुमत में थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, बहुमत के हमारे सारे मेंबर्स खड़े हैं और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया? हम लोग की भी राय ली आपने, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बनाया हम लोग किसी को नहीं माने। तो हम लोग इस प्रोसीजर पर अपनी आपत्ति दर्ज करने वाले थे। वी हैड सीरियस रिजर्वेशंस ऑन द प्रोसीजर adopted in the PAC meeting about the selection of subject. हमारे में निशिकांत जी हैं, उन्होंने इस मामले में अपनी आपत्ति माननीय स्पीकर साहब को भी बताई है। उस मामले की भी जांच चल रही है। उस पर निशिकांत जी को कमेटी में अपनी बात कहनी थी। ये ना मुझे सुना गया, बाकी ना निशिकांत जी को सुना गया। अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे, हमारे जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, प्रफुल्ल भाई जी बोल रहे थे, बाकी मेंबर बोल रहे थे, किसी को नहीं सुना गया। और हम लोग सबों की आपत्ति यही थी कि आपने ये सब्जेक्ट कैसे तय किया। और एक अजीब बात लगी, एकाएक वो उठ गए, अपना भाषण लिख करके आए थे और बाहर चले गए। हमें उनके इस कंडक्ट पर बहुत पीड़ा हुई है। हम चेयरमैन का सम्मान करते हैं, हम पार्लियामेंट्री कमेटी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो मेंबर हैं उनके राय का भी सम्मान होना चाहिए। ये बात हम बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डेंगू बुखार से हालात बेकाबू हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में शहर के विभिन्न इलाकों में 56 मरीज डेंगू से संक्रमित पाए गए। इसमें सबसे ज्यादा मरीज जोड़ों के दर्द और सिर दर्द से परेशान दिखे। इसके चलते मरीज ज्यादा चिंतित हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि जो मरीज आ रहे हैं उनके चेहरे पर रेडनेस ज्यादा है। हालांकि इससे पहले सोमवार को डेंगू के मरीजों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई।
भारत संचार निगम लिमिटेड ने 24 साल बाद अपना एक नया लोगो पेश किया है। कंपनी का यह नया लोगो भरोसे, ताकत और देशव्यापी पहुंच का प्रतीक है। बीएसएनएल देश के 4G नेटवर्क लॉन्च करने को तैयार है। 24 साल बाद बीएसएनएल ने अपने लोगो और स्लोगन में बदलाव किया है। नए लोगो के साथ साथ नई सर्विस हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल जल्द ही अपनी 4G सर्विस भी पूरे देश में लॉन्च करने वाली है और 5G सर्विस पर भी बीएसएनएल तेजी से काम कर रहा है। खबर वृंदावन से है, जहां कोतवाली की मथुरा दरवाजा गेट चौकी क्षेत्र स्थित अंबेडकर नगर पार्क के समीप मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल हो गए। इस बीच सूचना पर पहुंची पुलिस को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। वहीं घटना में पुलिस की चेतक पत्थर लगने से क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें, तड़के दो पक्ष मामूली बात को लेकर आमने सामने आ गए। बात गाली गलौज से मारपीट तक जा पहुंची। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। भाभी ने सगी ननद का रेप करवाया और साथ ही अश्लील वीडियो बनवाया है। वहीं नाबालिग ननद को सबक सिखाने के लिए महिला ने रेप का वीडियो भी वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस थाने पहुंचा, जहां पुलिस मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना कौशाम्बी के क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक तहरीर दी गई थी थाना पे कि उनकी नाबालिग पुत्री को एक लड़के जो है बहला फुसलाकर भगा ले गया है। जिस प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं उसके संबंध में गहनता से छानबीन की जा रही है। पीड़िता की शीघ्र सकुशल बरामदगी करके उसके बयान की। खबर जौनपुर से है, जहां टोल प्लाजा पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर गोरखपुर से है, जहां रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। आरोपी की मां और बहन ने पथराव कर दिया, जिसमें ट्रेनी दरोगा सचिन सिंह और सिपाही अजीत कुमार का सिर फट गया। घायल पुलिसकर्मियों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपित की मां सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपी राहुल सहित उसके परिवार के पुरुष फरार हो गए। पूरा मामला कैरियागंज क्षेत्र के गोपालगंज टोला का है। पिछले दिनों भागलपुर के मध्य विद्यालय कुरपट सबोर के प्रधानाध्यापक का लुंगीवाला वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर उक्त प्रधानाध्यापक को हटाने की चर्चा भी तेज हो गई थी, लेकिन आज स्थानीय ग्रामीण, अभिभावक और छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे प्रधानाध्यापक अच्छे हैं। जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, विद्यालय की काया पलट हो गई है। हमारे प्रधानाध्यापक को नहीं हटाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जरा सा लुंगी में थे तो श्यामला मैडम ने उनका वीडियो बना लिया, जबकि वे जो अच्छे कार्य कर रहे थे वह नहीं दिखाया गया। वहीं पुलिस ने श्यामला मैडम को अपने हिरासत में ले लिया है। अनामिका में हम लोग को भड़का रहे थे कि सर ये है, नंबर दिए थे कि बात करो, झूठ मूठ नहीं कर रहे, शिकायत करवा रहे थे सर का। क्या वो क्यों? फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।